गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इतिहास की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उनके डिटेल में जाएंगे। पिछले वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था कि इतिहासकार जो होता है वो तथ्यों को बुलवाता है। तथ्य बोलते नहीं हैं, इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। तो हमारे पास इतिहास को जानने के 2 या 3 स्रोत मौजूद हैं, लेकिन मुख्यतः हमारे पास 2 स्रोत हैं। इतिहास को जानने के स्रोत, एक तो हमारे पास है पुरातात्विक स्रोत। जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित होते हैं। दूसरा हमारे पास स्रोत है साहित्यिक स्रोत। जो एक लिखित साक्ष्य होते हैं। ठीक है, पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं। यानी ज्यादा रिलायबल होते हैं, हम ज्यादा विश्वास उनके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये व्यापक नहीं होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, ये व्यापक नहीं होते हैं, ये कम होते हैं। उसी तरह साहित्यिक स्रोत कम विश्वसनीय होते हैं, कम विश्वसनीय होते हैं, लेकिन ये व्यापक होते हैं। व्यापक मतलब बहुत ज्यादा हमें प्राप्त होते हैं। देखो, इस पे हम विचार करते हैं कि पुरातात्विक स्रोत तो विश्वसनीय क्यों होते हैं और साहित्यिक स्रोत कम विश्वसनीय क्यों होते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के जरिए बता सकते हैं कि पहले के जो राजवंश थे, राजा जो लोग थे, वो कुछ लोगों को अपॉइंट करते थे, नियुक्ति देते थे अपना इतिहास लिखने के लिए। अब आप सोचिए कि किसी को नियुक्ति मिलती है इतिहास लिखने के लिए, तो वो जो नियुक्ति देने वाला है, नियुक्ति देने वाले का कुछ अच्छा ही लिखेगा, उसके बारे में कुछ बुरा नहीं लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आके विश्वसनीयता कम हो जाती है, क्योंकि वो उस राजवंश के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखता है और कुछ बातें तो बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण लिख देता है जो कि विश्वास करने योग्य नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये कम विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय क्यों होते हैं? मान लो किसी ने कोई सभागार बनाया या किसी ने कोई शिलालेख लिखा, पत्थर से लिखा उसे, तो वो परमानेंट लिख दिया, उस पर किसी मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता, तो वो विश्वसनीय हो गया। ठीक है, लेकिन ये मिलते कम हैं। जैसे अशोक के शिलालेख हैं, बहुत पहले से लिखे हुए थे, जो अशोक ने जो लिखा वही आज वहाँ पे लिखा हुआ है, किसी ने इतने सालों में उसमें छेड़छाड़ नहीं की, तो ये विश्वसनीय होते हैं। ये कम विश्वसनीय होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि वो अब जो उसके नौकरी दे रहा है उसका इतिहास लिखने में वो हो सकता है कि कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण वो कर दे। जैसे पृथ्वीराज आशु है चंद्रवरदाई का, चंद्रवरदाई ने अपने मित्र के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी है। ठीक है, लेकिन वो विश्वसनीय नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि सर ये कम विश्वसनीय है तो इसे स्रोत के रूप में क्यों रखा गया, इतिहास के जानने के स्रोत के रूप में क्यों रखा गया है? ठीक है भाई, ये विश्वसनीय तो नहीं है, लेकिन हमें उस दौर की सामाजिक और सांस्कृतिक
पहचान तो मिलती है कि भाई उस समय सामाजिक परिवेश कैसा था, उस समय का सांस्कृतिक परिवेश कैसा था, तो इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो इस साहित्यिक स्रोत से हमें उस दौर की तत्कालीन समय की, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय की, तत्कालीन समय की सामाजिक, समाज किस तरह का है, और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। ठीक है, देखने को मिलती है। हम पता कर सकते हैं कि उस दौर की सामाजिक संरचना कैसी थी, स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार होता था, खान पान कैसा था, मनोरंजन के साधन कैसे थे, उसके बारे में हम जानकारी रख सकते हैं। सांस्कृतिक धरोहर में उनका रहन सहन देख सकते हैं, उनकी भाषा देख सकते हैं, उनके विचार देख सकते हैं, उनकी विज्ञान देख सकते हैं। तो इनकी सबकी जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत से मिलती है। इसलिए इतिहास में साहित्यिक स्रोत भी उतने ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो विश्वसनीय नहीं हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं। मुख्य रूप से हम साहित्यिक स्रोत की चर्चा करते हैं कि भाई साहित्यिक स्रोत किस तरह से है हमारे पास। देखो, साहित्यिक स्रोत दो तरह के होते हैं। एक तो है प्राथमिक, एक होते हैं द्वितीयक। प्राथमिक साहित्यिक स्रोत जो है वो उस समय की, तत्कालीन समय का कोई लेख हो, तत्कालीन समय का कोई लेख, ग्रंथ या कोई पुस्तक हो, या हम भौतिक संसाधनों में वहाँ का फर्नीचर ले सकते हैं, वहाँ के मृद भांड ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो साहित्यिक स्रोत के प्राथमिक स्रोत होते हैं। ठीक है, जैसे इस समय में यदि कोई डायरी लिख रहा हूँ तो वो मेरा प्राथमिक स्रोत है। बाद में कभी कोई इतिहास जानने की कोशिश करेगा इस समय की, और यदि मेरी डायरी मिल जाए तो उस डायरी वो वहाँ की प्राथमिक स्रोत होगी। ठीक है, द्वितीयक जो होता है साहित्यिक स्रोत, वो होता है प्राथमिक जो ये स्रोत हैं इनका विश्लेषण या इनकी व्याख्या। ठीक है, प्राथमिक स्रोतों का विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या। जैसे उस समय का कोई लेख है, उसको द्वितीयक स्रोत वाला किस नज़रिए से देखता है, वो उसकी व्याख्या और विश्लेषण किस तरह से करता है, तो वो द्वितीयक स्रोत हो गया। वो ग्रंथ, वो पुस्तक की किस तरह से व्याख्या करता है, वो फर्नीचर और मृद भांड की किस तरह से व्याख्या करता है, तो वो उसका द्वितीयक स्रोत हो गया। जैसे मान लो फर्नीचर है, पिछले वीडियो में हमने उदाहरण दिया था कि एक फर्नीचर है, फर्नीचर लगा हुआ है, वहाँ पे कॉलेज चलती है। ठीक है, कोई भी भूकंप आ गया, कोई ज्वालामुखी आ गई या और कुछ आ गया, वो कॉलेज नीचे दब गई। ठीक है, अब 5000 साल बाद में खुदाई होती है तो कमरा और वो फर्नीचर बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक स्रोत है। हम 5000 साल पहले हम जानते हैं कि वहाँ पे कॉलेज चलती है, लेकिन उस दौर के जो इतिहासकार होंगे, जानने वाले होंगे, वो अलग अलग इसकी व्याख्या कर सकते हैं।
कोई कह सकता है कि वहाँ पे सिनेमा घर चलता होगा, कोई कह सकता है वहाँ पे सभागार चलती होगी, कोई कह सकता है कि वहाँ पे हो सकता है किसी अमीर का घर हो इसलिए उसने इतने सारे फर्नीचर की व्यवस्था कर रखी होगी। मतलब वो सब प्राथमिक स्रोत की व्याख्या कर रहे हैं, वो द्वितीयक स्रोत है साहित्यिक स्रोत की। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं हम। कि साहित्यिक स्रोत कौन कौन से उपलब्ध है। ठीक है, एक तो हमारे पास साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण ग्रंथ है, दूसरा हमारे पास बौद्ध ग्रंथ है, तीसरा हमारे पास जैन ग्रंथ है, ये तीनों जो है ये धार्मिक स्रोत है, कोई धर्म से संबंधित है। ठीक है, धार्मिक साहित्य है ये। और दूसरा जो साहित्य है हमारे पास वो है धर्मेतर साहित्य। मतलब वो धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, उसकी बाद में हम चर्चा करेंगे, पहले हम धार्मिक साहित्य की चर्चा करते हैं। उसमें हमारे पास पहले ब्राह्मण ग्रंथ मौजूद है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में जो शुरुआत है वो ऋग्वेद से होती है। वो ऋग्वेद से होती है। ऋग्वेद का जो काल है वो बताया गया है 1500 BC टू 1000 BC का। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो काल है वो ऋग्वेद का बताया गया है। ठीक है, ऋग्वेद से पहले जो सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को हम आद्य इतिहास में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, पहले जो लिखित साक्ष्य है जो पढ़ा गया है वो ऋग्वेद में है, आर्य के आने के बाद, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है उत्तर वैदिक साहित्य। देखो जैसे जैसे ये साहित्य की बढ़ती जाएगी उसी तरह से मानव का विकास भी होता जाएगा। उत्तर वैदिक ये उत्तर वैदिक जो साहित्य है वो 1000 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 600 ईसा पूर्व तक चलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो उसमें जो पहला तो ऋग्वेद हो गया, बाकी जो 3 वेद हैं वो उत्तर वैदिक साहित्य में आते हैं। सामवेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद। ठीक है, देखो ये सारे के सारे वेद ही हैं जिनके ऊपर पूरा साहित्य टिका हुआ है और ब्राह्मण ग्रंथ इन्हीं के ऊपर बेस है। इनको पढ़ने के तरीके हमें मिलते रहते हैं। जैसे हमारे पास एक टेक्स्ट बुक होती है, एक संदर्भ पुस्तिका होती है, बहुत मोटी बहुत बड़ी होती है, उसको पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ सहायक पुस्तकें होती है। तो उसी तरह इन वेदों को पढ़ने के लिए भी हमारे पास कुछ सहायक पुस्तकें, सहायक चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें आगे आता है उपनिषद।
उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि पहले नोट्स जो बनवाते थे लिखना तो था नहीं, तो इसलिए गुरु बोलता था, शिष्य उसे ग्रहण करता था। तो गुरु के समीप बैठ के बिल्कुल श्रुति तरीके से सुन के वो ग्रहण करता था। ठीक है, उसमें गुरु अपने शिष्य को जीवन के ऊपर कई बातें बताता था कि भाई किस तरह से जीवन है ना, मृत्यु के बाद में जीवन किस तरह से जाएगा, मतलब जो भी दार्शनिक दृष्टिकोण है वो उपनिषदों में हमें मिलता है। और उपनिषद जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है और इसमें वास्तव में जीवन का जो दृष्टिकोण है देखने का वो हमें प्राप्त होता है। तो उपनिषद में जीवन के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण, जीवन के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। मृत्यु उपरांत जीवन किस तरह का है वो मिलता है। मृत्यु उपरांत जीवन लौकिक और पारलौकिक, लोक की जो चीजें हैं वह पारलौकिक, रहस्यों के ऊपर चर्चाएं, रहस्यों के ऊपर चर्चाएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उपनिषद में। आगे हम चलते हैं, उपनिषद के बाद में आते हैं वेदांग। वेदांग जो है वो वेद के अंग है, इनकी संधि विच्छेद करेंगे वेद प्लस अंग, ये वेद के अंग है। वेद को पढ़ने को और भी ज़्यादा सरल वेदांग करते हैं। वेदांग संख्या में 6 हैं। कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं, यहाँ पे बता देते हैं। पहला तो है इसमें शिक्षा। शिक्षा जो है वेदांग का जो अंग है पहला, वो ये बताता है कि जो वैदिक स्वर है उनका सही उच्चारण किस तरह से किया जाए, तो वो शिक्षा के जरिए बताया जाता है। वैदिक स्वरों का सस्वर उच्चारण शिक्षा में बताया जाता है। इनका एक हम अलग से बॉक्स बना लेंगे तो वो आपके लिए और भी सूटेबल रहेगा। ठीक है, दूसरा हमारा है कल्प। कल्प में कर्मकांड के जरिए बताया गया है कि कर्मकांडों को किस तरह किया जाता है वेदों में। तीसरा है निरुक्त। निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति, वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है, नए वैदिक शब्द किस तरह से बनाए जाते हैं, तो निरुक्त में ये बताया जाता है। चौथा है व्याकरण। व्याकरण में शब्दों की मीमांसा की जाती है कि भाई किस शब्द का कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है। शब्दों की मीमांसा व्याकरण के अंतर्गत की जाती है। पांचवा हमारे पास है छंद। छंद जैसे गायत्री मंत्र है, उष्टिक का मंत्र है, तिष्टुक का मंत्र है, तो छंदों के जरिए वेदों को बताया जाता है। छठवा है हमारे पास ज्योतिष। ज्योतिष भी वेदांग का अंग है। ठीक है, ये छठवां अंग है ज्योतिष। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की गति के ऊपर एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है कि भाई ग्रह नक्षत्र किस दिशा में है और किस लिए ये काम में आएंगे, तो ये ज्योतिष में बताया जाता है। ये होती है वेदांग। ठीक है, इनका अलग से हम बॉक्स बना के, जैसे हमने कल बताया था कि भाई बॉक्स बना के याद करेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर के प्रश्न में आता है कि वेदांग के कितने भाग हैं, 6 भाग। कभी पूछ ले 4 नंबर के प्रश्न में कि वेदांग के 6 भागों के नाम लिखो, तो आपको 6 भागों के नाम लिखने हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं
वेदांग के बाद का जो अंग है ब्राह्मण ग्रंथ में वो है सूत्र साहित्य, वो है सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य क्या होता है? जैसे 1 वीक सीरीज होती है आपकी, 1 डे सीरीज होती है टेक्स्ट बुक की, तो उसी तरह वेदों की एक ये तरीके से 1 वीक सीरीज हम मान सकते हैं। ये वेदों को क्षुण्ण बनाए रखते हैं और वेदों को बिल्कुल सिंपल तरीके से एक धर्मशास्त्र के जरिए ये चीज़ें बता दी जाती है। तो सूत्र साहित्य में एक तो है कल्प सूत्र। कल्प हम इसको आगे ले जाते हैं। सूत्र साहित्य इसमें है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। एक तो है स्रोत सूत्र, इसमें यज्ञ संबंधित क्रियाओं की चर्चाएं मिलती है, यज्ञ कैसे किए जाते हैं उनके सूत्र के जरिए इसमें बताया गया है। मेन पॉइंट ही बताए गए हैं यज्ञ संबंधित। दूसरा है गृहस्थ सूत्र कि भाई गृहस्थ जीवन के व्यक्ति को किस तरह से अपने सामाजिक और लौकिक और पारलौकिक दायित्व कर्तव्य पूरे करने चाहिए, उसमें बताए गए हैं। गृहस्थ के लौकिक व पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन गृहस्थ सूत्र में गृहस्थ के लौकिक व पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है। तीसरा जो सूत्र है वो है धर्म सूत्र। इसमें धार्मिक जीवन के सूत्र बताए गए हैं। ठीक है। सूत्र साहित्य में कल्प सूत्र के 3 है, स्रोत सूत्र, गृहस्थ सूत्र और धर्म सूत्र। ठीक है। एक दूसरा है, एक और है सूत्र साहित्य में, वो है सुल्व सूत्र। देखो 2 नंबर का प्रश्न तैयार हो रहा है। सुल्व सूत्र, सुल्व का मतलब होता है नापना, इसका मतलब होता है नापना। जो यज्ञ वेदी बनाते हैं यज्ञ के लिए, तो बड़ा नाप तोल के उसे बनाया जाता है कि भाई इसको ऊपर नीचे किस तरह से दाएं बाएं कैसे बैठाना है, वो सुल्व सूत्र में बताया गया है। यज्ञ वेदी के निर्माण की क्रियाएं इसमें बताई गई है। यज्ञ वेदी के निर्माण, इसमें नाप जो पूरा बताया गया है, इसको आप भारतीय रेखा गणित की शुरुआत भी कह सकते हो। सुल्व सूत्र को, सुल्व सूत्र में भारतीय रेखा गणित की ये शुरुआत है। ठीक है। ये 2 नंबर का प्रश्न बनता है। भारतीय रेखा गणित की शुरुआत, ये सारी चीजें सुल्व सूत्र में आती है। ठीक है। आगे हम चलते हैं। ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ चल रहे हैं हमारे। इसके बाद में आता है सूत्र साहित्य के बाद में आती है हमारे यहाँ स्मृतियां। आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा मनुस्मृति का।
इतिहास में और ब्राह्मण ग्रंथों में मनु भारत का पहला एक मानव माना जाता है जिसने मनुस्मृति लोगों को एक सामाजिक जीवन जीने के तरीके उसने बताए। ठीक है, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये जितनी भी स्मृतियां हैं इसमें लोगों के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन जीने के तरीके बताए गए हैं। ठीक है, और वेदों के हिसाब से भाई वेद किस तरह से बताते हैं वो इसमें बताया गया है। स्मृतियों के बाद में आता है महाकाव्य। महाकाव्य हमारे पास बहुत बड़े दो मौजूद हैं, एक तो है रामायण जिसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, और एक है महाकाव्य में महाभारत, इसको महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बारे में बताया गया है। महाभारत में एक कृष्ण को नायक के रूप में बताया गया है और इनमें भी जीवन जीने के तरीकों का ही वर्णन किया गया है कि आदर्श पुत्र कैसा होता है, आदर्श भाई कैसा होता है, आप किसी के साथ अन्याय करते हो तो आपके साथ कैसे होगा, आपके को किस तरह से जीवन जीना है, ये सब महाकाव्य के रूप में बताया गया है। अंतिम जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पुराण। ये पुराणों की ज़्यादातर रचना गुप्त काल में हुई थी। कहते हैं कि 18 पुराण हैं। इनमें भी यही चीज़ें सब बताई गई है कि भाई किस तरह से मानव का जीवन चलता है। ये सब चीज़ें हमारे ब्राह्मण ग्रंथ में आती हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ के कौन से धार्मिक साहित्य में, वो धार्मिक साहित्य का कौन सा साहित्यिक स्रोत, हमें से पता कर सकते हैं कि इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य के ब्राह्मण ग्रंथ की जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई वो सारी इसमें साहित्यिक स्रोत में आती है। ठीक है, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये अभिजात वर्ग का साहित्य था। किसका? अभिजात वर्ग का। अभिजात वर्ग का मतलब होता है एलिट क्लास। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य हैं उनके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।